तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस पाकिस्तान वोमेन के बीच आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप का जो सातवां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो इंडिया वोमेन की बात करें तो अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही हैं। और मैंने आपको वीडियो में साफ साफ कहा था कि इनका दोस्तों परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड वोमेन के खिलाफ उतना अच्छा नहीं रहता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, पहला ही मुकाबला हार गई हैं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान वोमेन की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और इनका कॉन्फिडेंट हाई है। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को कंफ्यूजन भी हो रही होगी, और खास करके हम लोग जानेंगे कि क्या हमें इंडिया वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान वोमेन की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 6 अक्टूबर को खेला जाएगा दोपहर में 3:30 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 7 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 4 बार। तो यहाँ पर जो भी टीम दोस्तों चेस करेगी उनका जीतने का ज्यादा चांसेस है। भले ही पिछला मुकाबला यहाँ पर इंडिया हार गई हो, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर दोस्तों कोलैप्स कर गया था इसीलिए हार गई, नहीं तो वो भी टारगेट चेस कर लेती। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 115 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड ने पिछले मुकाबले में ही इंडिया के खिलाफ 160 रन की पारी खेली। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर यूएई का है 66 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे यहाँ पर 6 बार स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में एक बार। तो ग्राउंड बहुत ही बड़ा है इसीलिए ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 150 के नीचे 3 बार यहाँ पर स्कोर हुआ है दोस्तों, 6 बार स्कोर हुआ है 7 मुकाबले में से। तो ये हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले 2 मुकाबले इस वर्ल्ड कप के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक केवल 2 ही मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर। और जो पिछला मुकाबला हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड वोमेन जीत कर आ रही है 58 रन से, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली दोस्तों 10 विकेट और स्पिनर्स को मिली 4 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिछला मुकाबला हुआ वो इंडिया वोमेन टारगेट चेज नहीं करने पाई, 102 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें न्यूजीलैंड वोमेन बहुत ही आसानी से टारगेट जीत गई। और उससे पहले साउथ अफ्रीका ने 111 रन का दोस्तों टारगेट बहुत आसानी से चेस करके 10 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला देखकर आपको एक चीज लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिल रही है, तभी दोस्तों साउथ अफ्रीका बिना विकेट खोए टारगेट चेस कर ली और न्यूजीलैंड वोमेन 160 रन की पारी खेली। भले ही इंडिया की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई हो, लेकिन बैट्समैन को कहीं ना कहीं मदद मिल रहा है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों ये लग रहा है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर दोनों को भी मदद मिल रहा है, तभी फास्ट बॉलर 12 विकेट लिए हैं और स्पिन बॉलर भी 8 विकेट। तो पूरी बैलेंस पिच यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर और सेकंड बॉलर 5-5 विकेट लिए हैं दोस्तों पिछले दोनों वर्ल्ड कप के मुकाबले में, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और वहीं स्पिनर्स को 3 विकेट। तो पूरी बैलेंस पिच यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपको बैट्समैन के साथ साथ बॉलर पर भी फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जैसा दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर तो यही लग रहा है कि इंडिया टीम इस मुकाबले में आसानी से जीत जाएगी, और ऐसा होने भी वाला है। 15 मुकाबले हुए हैं दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 में, जिसमें दोस्तों इंडिया वोमेन 12 बार जीती है और पाकिस्तान वोमेन 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान वोमेन का परफॉर्मेंस हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इंडिया वोमेन अपना पिछला 5 में से 3 मुकाबला जीती है, और बुरी बात यह है कि अपना पिछला दोनों मुकाबला हार कर आ रही है। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान वोमेन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा उतना अच्छा नहीं है, 5 में से 2 ही मुकाबले जीते हैं, लेकिन अपना पिछला मुकाबला और वर्ल्ड कप का जीत कर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट इनका थोड़ा सा हाई होगा भी। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर हमारी हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में इंडिया टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से आपको बिल्कुल प्लेइंग 11 सेम देखने को मिलेगी। बॉलिंग में हो सके राधा यादव का मौका मिले, तो बाकी दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग करते हुए सिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना दिखेंगी, फिर तीसरे नंबर पर हरमनप्रीत कौर आएंगी, जमीमा रोजस आएंगी, फिर ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अनुदीप्ति रेड्डी, फिर पूजा वस्त्राकर, श्रेयंका पाटिल, शोभना आशा, फिर रेणुका सिंह ठाकुर। तो 11वें नंबर पर यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर रहेंगी, बाकी 10वें नंबर पर शोभना आशा की जगह पर हो सके राधा यादव को मौका मिलेगा। अब बैटिंग लाइनअप तो दोस्तों ये रहेगी, बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगी। पावर प्ले में रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह ठाकुर। ये होगी दोस्तों अब इंडिया टीम की प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग लाइनअप। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर।
तो सबसे पहले ओपनर्स पर नजर डालें तो पिछले मुकाबले में शिफाली वर्मा मात्र 2 रन की पारी खेली और स्मृति मंदाना 12 रन की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मुकाबले में ये फ्लॉप हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दोस्तों की थी शिफाली वर्मा अभी रिसेंट एशिया कप में, जिसमें 26 रन नॉट आउट, 81 रन, 37 रन, 40 रन, 27 रन, 18 रन की पारी खेली। स्मृति मंदाना भी रिसेंट में अभी एशिया कप में 60 रन, 55 रन, 45 रन, 54 रन, 46 रन की पारी खेली है। मतलब हर मुकाबले में 45-50 रन इनका फिक्स था और इस बार भी आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। भले ही दोस्तों पिछला मुकाबला हारी हो, लेकिन इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स हमारे लिए यहाँ पर सेफ ऑप्शन रहेंगी, तो आपको अपनी टीम में दोनों को लेकर चलना है। अब इसके बाद बात आ जाती है हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी कप्तान है, इनके बारे में। तो हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में 15 रन की पारी खेली। रिसेंट में वार्म अप मैच में 10 रन 1 विकेट, फिर एशिया कप में 66 रन, 35 रन, 30 रन, 39 रन। तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरा है, लेकिन हरमनप्रीत कौर को बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो एज अ ट्रम प्लेयर आप लोग इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। इनके साथ साथ जमीमा रोजर्स भी ट्रम प्लेयर रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि दोस्तों जमीमा रोजर्स को भी मात्र 25-30% ही लोग लिए हैं। पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेली, फिर वार्म अप मैच में 52 रन 30 रन की पारी खेली। एशिया कप में देख सकते हैं कि ज्यादातर मुकाबले में जब जब इनको मौका मिला तब तब दोस्तों नॉट आउट रही थी और अपने आप को साबित की थी। 50-53 रन भी बनाई है। तो जमीमा रोजर्स को बहुत कम लोग लिए हैं। तो अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब जमीमा रोजर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि तब इंडिया वुमेन की टीम सोचेगी 160, 70, 80 रन बनाने के लिए, तब खुलकर खेलेंगी, तब जमीमा रोजर्स को मौका मिल सकता है ज्यादा बैटिंग करने का। चेस करते समय हो सके टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर्स टारगेट चेस कर दें और हरमनप्रीत कौर पर भी आपको फोकस करना है चेस करते समय, चाहे बैटिंग पहले करते समय, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो टॉप में ही है। जमीमा रोजर्स पहले बैटिंग करते समय ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब इसके बाद बात आ जाती है ऋचा घोष के ऊपर। तो ऋचा घोष को अभी भी बहुत ही लोगों ने लिया है, लेना भी चाहिए। पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेली है। उससे पहले एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। तो ऋचा घोष ज्यादा बेहतर रहेंगी जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे तब लेने के लिए। चेस करते समय हो सके इनको बैटिंग करने का मौका ना मिले, तो यहाँ पर टॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जमीमा रोजर्स और ऋचा घोष के बेसिस पर, क्योंकि आपको अगर इनको लेना है तो इंडिया टीम पहले बैटिंग करेगी तब थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अब बात आ जाती है यहाँ पर ऑलराउंडर जो कि दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर। दीप्ति शर्मा पिछले मुकाबले में तो 13 रन की ही पारी खेली। पूजा वस्त्राकर को भी पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है, लेकिन दोनों ऑलराउंडर्स ने दोस्तों बहुत ही प्रभावित किया था एशिया कप में। एशिया कप में अगर आप लोग देखिएगा इनका मैचेस तो सारे मुकाबले में 2-2, 4-4 विकेट दोनों ऑलराउंडर्स ने लिया है। तो इस मुकाबले में दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर सेफ ऑप्शन रहने वाली है, भले ही पिछले मुकाबले में इन दोनों को ज्यादा विकेट ना मिली हो, मतलब विकेट ही नहीं मिली। अब यहाँ पर अनुदिति रेड्डी को खिलाया गया है दोस्तों, तो इनका परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में ठीक था, 1 विकेट मिली है और लेकिन भरोसेमंद नहीं है, इसीलिए दोस्तों आप लोग इनको मत लीजिएगा, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनका विकेट लेस रहे हैं। बीच में 1 मुकाबले में 2 विकेट मिली है, फिर 2 मुकाबले में 0 विकेट, फिर बीच में दोस्तों 3 मुकाबले में विकेट ही नहीं मिली। तो अनुदिति रेड्डी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी मेरे हिसाब से। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर जो बॉलर हैं, बॉलर में दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला है और रिसेंट में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा कर आ रही हैं। बाकी श्रेयंका पाटिल और आशा शोभना में से एक का खेलने का चांसेस है, एक खेलेंगी एक नहीं खेलेंगी, हो सके राधा यादव का मौका मिले। तो बाकी ये उतनी सेफ नहीं रहेंगी, भले ही पिछले मुकाबले में आशा शोभना को 1 विकेट मिली है, रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बाकी श्रेयंका पाटिल को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाइयों हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी टॉस के बाद। और मैं आप लोग से बस यही चाहता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारी खिलाड़ी जो बेंच पर बैठी हुई हैं। तो पिछले मुकाबले में बैटिंग थोड़ा सा कमजोर लग रहा था, तो हो सके मौका मिल जाए यस्तिका भाटिया को या फिर डी हेमलता को या संजीवनी साधना को। तो यहाँ पर ये दोनों खेल सकती हैं बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लंबा करने के लिए। ज्यादा चांसेस है यष्टिका भाटिया को खेलने का। राधा यादव भी खेल सकती हैं दोस्तों श्रेयंका पाटिल या आशा शोभना की जगह पर, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है रिसेंट में एशिया कप में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो इंडिया वुमेन का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा खासा है पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ। शेफाली वर्मा का 29 का एवरेज है, स्मृति मंदाना का 31 का है, हरमनप्रीत कौर का 23 का एवरेज है, जमीमा रोजर्स का 38 का है और ऋचा घोष का 57 का है। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर 3 खिलाड़ी का ज्यादा अच्छा खासा है, क्योंकि तीनों खिलाड़ी ने ज्यादातर मैचेस खेले हैं।
स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोजेस, और टॉप का पांचों खिलाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आपको अगर पांचों पर फोकस करना है तो इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो पांचों पर फोकस कर सकते हैं। चेस करते समय टॉप के 3 खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है। दीप्ति शर्मा का भी अच्छा है, 6 मुकाबले में 8 विकेट ली है दोस्तों पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ। पूजा वस्त्राकर 3 मुकाबले में 5 विकेट, अनुदित्य रेड्डी 1 में 1, फिर बाकी दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर 4 में 4 विकेट, और श्रियंका पाटिल 1 मुकाबले में 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं सारे प्लेयर्स का दोस्तों जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अब क्या रहेगी पाकिस्तान वुमेन की प्लेइंग 11, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन की दोस्तों पहले जो कप्तान थी नीदा दार थी, लेकिन अभी फातिमा सना को बनाया गया है, और फातिमा सना पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की थी। तो इधर से मुनीबा अली ओपनिंग करते दिखेंगे गुलाब फिरोज के साथ, फिर यहाँ पर आएंगे तीसरे नंबर पर सिद्रा अमीन, फिर नीदा दार, फिर उम्मा सोहेल, फिर अलिया रियाज, फिर फातिमा सना, तौबा हसन, नरसा संधू, फिर दीना बैग, फिर यहाँ पर सियाद इकबाल। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर यही रहेगी, क्योंकि पिछला मुकाबला तो ये जीत कर आ रही है, तो अपनी सेम प्लेइंग 11 विनिंग प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगी। पावर प्ले में फातिमा सना, एस इकबाल और दोस्तों नीदा दादा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में फातिमा सना और एस इकबाल। तो दोस्तों इनकी जो मेन बॉलर है वो दोस्तों यहाँ पर फातिमा सना है जो कि कप्तान है, और दूसरी दोस्तों एस इकबाल। इनका साथ दिवाने दोस्तों यहाँ पर नीदादार आ जाती हैं। तो ये दोस्तों जो 2-3 बॉलर हैं जो कि मैंने आपको नाम बताया, ये स्टार्टिंग में भी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में भी, बाकी सारे बीच में आपको ज्यादातर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। अब इसके बाद इनकी जो प्लेइंग 11 है, इनके खिलाड़ियों का रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो मुनीबा अली और गुलाब फिरोज ओपनिंग करेंगी। तो यहाँ पर इस मुकाबले में आप लोग मुनीबा अली पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि रीचा घोष जो इंडिया टीम की विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। मुनीबा अली इधर से जो विकेट कीपर है वो टॉप ऑर्डर में ओपनिंग बैटिंग करेंगी, तो इनका बैटिंग तो कंफर्म है कि मिलेगा ही। तो हो सके ये अच्छा पॉइंट्स दे जाएं। और रिसेंट में ये 27 रन, 33 रन, 45 रन, 46 रन, 37 रन की पारी खेली है। पिछले मुकाबले में 11 रन पर ही आउट हो गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अच्छा खेल सकती हैं। तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहेंगी, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। गुलाब फिरोज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, तो इन पर आपको फोकस केवल मेगा ग्रैंड लीग में करना है, सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछले 5 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। पिछले मुकाबले में भी 0 पर आउट हो गए, 2 रन पर ही आउट हो गई थी। बहुत पहले 57 रन 62 रन की केवल 2 मुकाबले में पारी खेली है। तो गुलाब फिरोज को आपको तभी लेना है जब पाकिस्तान की टीम दोस्तों मान के चलिए पहले बैटिंग करती है, या फिर दोस्तों जीतने की कंडीशन रहती है। मान के चलिए दोस्तों मतलब इनको आपको मतलब 6-7 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में केवल रखना है। बाकी श्रद्धा अमीन की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में दिखा नहीं, 12 रन पर ही आउट हो गई, लेकिन रिसेंट में दोस्तों 37 रन 28 रन की पारी 2 मुकाबले में खेली है। फिर बाकी पहले भी देखा जाए तो दोस्तों 25-30 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। तो श्रीधरा अमीन को भी आपको ज्यादातर दोस्तों फोकस नहीं करना है, और अगर आप लोग 5-6 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में ले सकते हैं, और इनको आपको तभी लेना है जब पाकिस्तान वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे, वो भी केवल ग्रैंड लीग की टीम में। तो दोस्तों मुनीबा अली को लेने के बाद डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आ जाइए नीदादार के ऊपर। नीदादार इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो कि ऑलराउंडर है, पहले कप्तान थी। पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेली, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन रिसेंट में 23 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट, 29 रन, 12 रन 4 रन। पिछले कुछ मुकाबले इनका अच्छा नहीं गया था वार्म अप मैच में भी, लेकिन उससे पहले एशिया कप में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो नीदादार पर आपको डायरेक्ट फोकस करना है मुनीबा अली के बाद। उसके बाद उम्मा सोहेल पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में अपने आप को इन्होंने साबित किया, 18 रन 2 विकेट की पारी खेली पिछले मुकाबले में। उससे पहले इनका परफॉर्मेंस कुछ खास दिख नहीं रहा था, एशिया कप में भी खराब परफॉर्मेंस था, एक मुकाबले में केवल 2 विकेट मिला था, लेकिन अभी ये अच्छे फॉर्म में आ चुकी हैं। तो नीदादार और उम्मा सोहेल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बाकी अलिया रियाज की बात करें तो इनको आपको तभी लेना है जब पाकिस्तान वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर एक तो बहुत ही नीचे है, और जब जब मौका मिला है दोस्तों तब तब इन्होंने कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। केवल बीच में एक मुकाबले में 52 रन की पारी, फिर 58 रन 1 विकेट की पारी खेली है। तो परफॉर्मेंस करती है, लेकिन चांसेस कम है परफॉर्मेंस करने का। तो पहले बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो हो सके परफॉर्मेंस कर जाए, उसके बेसिस पर ही आपको इनको लेना है। इसके बाद डायरेक्ट आपको फातिमा सना पर फोकस करना है, जो कि पाकिस्तान वुमेन की कप्तान है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में 30 रन 2 विकेट की पारी खेली, रिसेंट में इनको ज्यादातर विकेट नहीं मिला है, लेकिन बैटिंग से प्रभावित इन्होंने हर मुकाबले में किया है। 35-30 रन हर मुकाबले में इन्होंने बैटिंग से अच्छा खासा रन स्कोर कर देती हैं। बॉलिंग से पिछले मुकाबले में ही केवल 2 विकेट इनको मिली थी। तो दोस्तों ये जो मैंने 4 नाम बताया, मुनीबा अली, नीदादार, उम्मा सोहेल और फातिमा सना, ये 4 नाम आप लोग को अपनी टीम में जरूर शामिल करना है, चाहे वो स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग में भी। और बाकी दोस्तों टॉस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगी।
अब बात आ जाती है इनके जो मेन 4 बॉलर हैं। तौबा हसन को पिछले मुकाबले में दोस्तों विकेट नहीं मिली, उसके बाद नरसा संधू को 2 विकेट मिली है, दीना बैग को विकेट नहीं मिली और सीधा यहाँ पर दोस्तों साहिदा इकबाल को 3 विकेट मिली। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था प्लेइंग 11 डिस्कस करते समय कि इनकी तरफ से जो मेन बॉलर हैं वो दोस्तों यहाँ पर एस इकबाल है, सीधा इकबाल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फातिमा सना है और इनका साथ निभाने नीरदार आ जाती हैं। तो ये 3 खिलाड़ी को अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग मैक्सिमम ओवर्स को आप लोग कवर कर सकते हैं, आखिरी ओवर में भी और पावर प्ले में भी, जिसमें एस इकबाल को तो 3 विकेट पिछले मुकाबले में मिली ही है। बाकी दोस्तों फातिमा सना को 2 विकेट मिली है और नीरदार को तो दोस्तों विकेट नहीं मिली। तो ये 3 ऑप्शन सेफ रहेंगी। उसके बाद अगर आप लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेना चाहते हैं तो अब दोस्तों आप लोग नरसा संधू को ले सकते हैं, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया वुमेन के खिलाफ और एक्सपीरियंस भी, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला। बाकी दोस्तों तौबा हसन और दीना बैग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है और दीना बैग को भी ज्यादातर मुकाबले में पिछले 3 मुकाबले से 4 मुकाबले से विकेटलेस रही हैं, तो इन पर आपको कम फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस कम है क्योंकि पिछला मुकाबला तो पाकिस्तान वुमेन की टीम जीती है। तो अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो इधर से ज्यादातर खिलाड़ी का उतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि अगर मैच ही नहीं जीते रहेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड कहाँ से अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मुनीबा अली का 30 का एवरेज है, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको टॉप ऑर्डर से बताया था कि मुनीबा अली गेम चेंजर हो सकती है क्योंकि सभी लोग ऋचा घोष के ऊपर फोकस करेंगे, तो मुनीबा अली इंपॉर्टेंट रहेंगी। 150 के लगभग स्कोर की है 5 मुकाबले में। गुला फिरोज का मात्र 5 का एवरेज है, श्रीधरा मीन का मात्र 18 का है। नीदादार एक दूसरी खिलाड़ी है जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 10 मुकाबले में 23 का एवरेज है, 8 विकेट ली है। अलिया रियाज का मात्र 8 का एवरेज है। ओमेमा सोहेल का 203 मुकाबले में 1 विकेट। फिर बाकी बॉलिंग से फातिमा सना का तो कुछ खास नहीं है लेकिन पिछले मुकाबले में प्रभावित इन्होंने किया है। तौबा हसन का 3 मुकाबले में 2 विकेट। नरसा संधू जो कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेहतर रहेंगी, 4 मुकाबले में 7 विकेट। दीना बैग 3 मुकाबले में 1 विकेट और एस इकबाल 3 में 3 विकेट। तो ये रहेगी दोस्तों पाकिस्तान वुमेन की, आप लोग देख लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो टीम कॉम्बिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब जो हमारी टीम रहेगी जिसमें मैंने कप्तान रखा है यहाँ पर दीप्ति शर्मा को, वाइस कप्तान फातिमा सना को, कैप्टन और वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। और जो आपके पास अलग ऑप्शन है कैप्टन के लिए वो दोस्तों यहाँ पर स्मृति मंदाना रहेंगी, फिर नीतादार रहेंगी क्योंकि नीतादार पिछले मतलब समय तक कप्तान थी तो सभी लोग इनको कप्तान कर रहे थे, लेकिन अभी कप्तान फातिमा सना है तो इनके ऊपर ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया है। बाकी विकेट कीपर से मैंने मुनीबा अली, ऋचा घोष को लिया हूँ, फिर शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना को। तो यहाँ पर आप लोग बदलाव ये कर सकते हैं इस टीम में कि दोस्तों ऋचा घोष की जगह पर आप लोग हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से ऐड कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ऋचा घोष का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। और वैसे हम लोग मुनीबा अली को लेकर चलेंगे जो कि पाकिस्तान वुमेन की टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगी। शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, बाकी मैंने 4 ऑलराउंडर लिया है। दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, नीदादार और फातिमा सना। बॉलिंग सेक्शन से श्रेयंका पाटिल, एस इकबाल और रेणुका सिंह ठाकुर। तो जो हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी दोस्तों ये पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए रहेगी। 7 खिलाड़ी मैंने इंडिया वुमेन की तरफ से लिया है और मात्र 4 खिलाड़ी मैंने पाकिस्तान वुमेन की तरफ से लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के हिसाब से थोड़े फेरबदल हो सकते हैं लेकिन जो टीम हमारी यही रहने वाली है, केवल ऋचा घोष की जगह पर हरमनप्रीत कौर आ सकती है। तो मैक्सिमम लोगों की टीम इसी प्रकार से रहेगी। तो दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।